नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। यूपी में वैसे तो विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इस बीच आपको बता दें, AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा भी कर दिया है कि बिहार की तरह यूपी में भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी पूरे दम के साथ काम में जुट गई है। दरअसल मुरादाबाद में AIMIM ने यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है। इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान भी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर कई और आरोप लगाए हैं। शादाब चौहान के इस बयान के बाद से कई बड़े सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या है वो सवाल, जरा एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज की चर्चा के यही वो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज चर्चा का जो सबसे पहला सवाल है वो है ओवैसी का प्लान 2027 में करेगा अखिलेश यादव को परेशान। आज चर्चा का दूसरा सवाल, बिहार का MY समीकरण, यूपी में बना PDA। और तीसरा बड़ा सवाल, ओवैसी ने किया ऐलान, किसको घर बैठाने का करेंगे काम। ये वो तीन बड़े सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? अब वही है अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव। ये तेवर, ये कलेवर और आरोपों के ये जेवर सजाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में बड़ी मुश्किलें खड़ी करने का ऐलान कर रही है। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव, और क्या बोला कि आपको हर मंडल में जा करके ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी का एजेंट बोलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता था जो इलाज बिहार की जनता ने किया उग्रवादी बोलने पर, अब उत्तर प्रदेश की जनता वही इलाज करने जा रही है। हर चौराहे से आवाज आएगी कि अब हमें ऐसे लोग गुमराह नहीं कर सकते। दरअसल हाल ही में हुए बिहार चुनाव में AIMIM को सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत मिली। जीत के बाद ही ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और बिहार की चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव उनके निशाने पर होते थे। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? ये राजद बोलती है सरकार बनाओ। सीमांचल में ओवैसी को जीत मिली है, उसको करीब से देखें तो कमोबेश उसी समीकरण और रणनीति के साथ ओवैसी यूपी में भी उतरने का प्लान बना सकते हैं। सीमांचल में AIMIM ने तेजस्वी यादव के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव को तोड़ा है। यूपी में मुस्लिम और यादव वोटर बड़ी संख्या में सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव का PDA का नारा इसी MY समीकरण का विस्तार है। AIMIM की कोशिश सपा के मजबूत गढ़ मुरादाबाद में सेंध लगाने की है। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं। और PDA में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। दरअसल यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी में हुए पिछले 2 चुनावों में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और रणनीतियों से सेंध लगाई है। अब ओवैसी की चुनौती से अखिलेश यादव को डबल फ्रंट पर लड़ना होगा। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। यूपी की कुल 403 में से 143 सीट पर मुस्लिम वोटरों का बड़ा असर। यूपी की 43 सीट पर मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा हैं। CSDC की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में 83% मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया था।
2022 में सपा की सीटें 43 से बढ़कर 111 पर पहुंच गई थीं। सीएसडीएस की ही रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के 90% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को गए थे। 2024 में सपा ने सर्वाधिक 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। यूपी में मुस्लिम वोटर को साधने के लिए ओवैसी की पार्टी ने 2027 चुनावों को लेकर अब बेहद आक्रामक और मुस्लिम सेंट्रिक रुख अपनाया है, जिसमें सीधे निशाने पर अखिलेश यादव हैं। हमारी माँ और बहनों के दिल में बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत अब सपा का कोई नेता खत्म नहीं कर सकता। हर चौराहे से यह आवाज आएगी कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे। और यहां जब तक वोट मांगने कोई आए ना, ये सब संदेश है। हम लोग ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मुरादाबाद केंद्र होगा एमआईएम की राजनीति का अंश। मुरादाबाद को एआईएमआईएम अपनी सियासत का केंद्र क्यों बनाना चाहती है, इसके पीछे भी पूरी सोची समझी सियासी रणनीति है। मकसद है बिहार की तर्ज पर यूपी के मुस्लिम वोटरों को भी लुभाना और उन इलाकों में गहरी पैठ बनाना जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट है। 2022 में काठ कुंदरकी, ठाकुर द्वारा, बेलारी और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर सपा जीती। 2022 में मुरादाबाद नगर से बीजेपी को जीत मिली। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 50.82% है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम की निगाहें अब यूपी के विधानसभा चुनावों पर हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में जैसे इसने आरजेडी का MY समीकरण तोड़ा है, अगर वैसा कुछ ये यूपी विधानसभा चुनावों में कर पाई तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा घाटा समाजवादी पार्टी को ही होगा। तो चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपक सोनकर जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। कपीश जी, देखिए बिहार चुनाव में ओवैसी को हल्के में लिया गया और वो चोट भी कर गए। यूपी में कम से कम 48 सीटों पर असर दिखाने का दावा कर रहे हैं, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है, भौगोलिक परिस्थितियों में भी, क्षेत्रीय परिस्थितियों में भी और सोच में भी। देखिए ये किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर दल है। हम सबकी बात करते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करते, हम किसी अन्य धर्म की सिर्फ बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। और जब हम सबकी बात करते हैं तभी उसमें आपको समाजवाद दिखता है कि समाज के हर तबके को, हर भाषाई लोगों को, हर परिधान अलग अलग पहनने वाले लोगों को, जिनकी बोलियां अलग अलग हैं, सबको हम साथ लेकर के चलते। यानी कि हम एक गुलदस्ते के रूप में इस हिंदुस्तान को देखते हैं और यही इसकी खूबसूरती जो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता है। हम कट्टर ताकतों से इस देश को बचाना चाहें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी पूरक पार्टी एआईएम हो। दोनों ही एक दूसरे को मजबूत करने की स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों ही कट्टरवादी ताकत है। ये दोनों ही धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाती हैं इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, देश के हर एक जितनी भी टेरिटरीज हैं हर जगह पर। क्योंकि एक जो है जानबूझ करके हिंदूवादी बनती है और दूसरी जानबूझ करके उसने तो अपनी नामी मुस्लिमीन रख के लिया है। तो उनसे आप और कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष करके अक़लियत समाज यहां पे जानता है कि सक्षम लोग कौन है, किसके साथ हितबंधता है सर्व समाज की, केवल एक समाज की नहीं, सर्व समाज की। इसीलिए समाजवादी पार्टी, जैसा अभी आपने बताई कि एडीआर की रिपोर्ट रही है, 2024 में हमने 90% वोट हासिल किए थे। और दूसरी एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं मजबूत समाजवादी पार्टी का संगठन है, बूथ स्तर से लेकर के जिले और महानगर स्तर पर। हमारी कमेटियां पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने सतत रूप से जिस भी समाज के ऊपर अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार ने किया है,
हमने हमेशा आवाज बुलंद की, विधानसभा से लेकर के सड़कों तक गिरफ्तारियां दी और सब कुछ किया जो एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को करना चाहिए। ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? लेकिन सर सुनिए, उत्तर देखिए आपने प्रदेश में 90% की बात करी, उसी 90% की बात तो मैं भी कर रही हूं ना कि उस पे खतरा नजर आ रहा है क्या। और देखिए आप बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में समीकरण भी बदल चुके हैं सर, 5 साल में स्थितियां भी बदल चुकी हैं, जरा उसको भी ध्यान में रखें। दीप्ति जी पूरी तरीके से ध्यान में है जी सर। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से समझौता नहीं कर सकती। और वो यही है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ मुंह से नहीं करते हैं, अपने सोच से करते हैं, अपनी विचारधारा से करते हैं, अपने कार्यों से करते हैं। चलिए और ओवैसी साहब नहीं, सिर्फ इतना सुन लें, ओवैसी साहब बात पूरी कर लें सर, बात पूरी कर लें जी। ओवैसी साहब का कोई संगठन उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर और जिले स्तर पर नहीं खड़ा है, ग्राम स्तर पे नहीं खड़ा है, मोहल्ले स्तर पे नहीं खड़ा है, वार्डों में नहीं खड़ा है। एक इनके पार्षद जीत करके नहीं आए, लेकिन दुरुस्त वक्त इतने बड़े देख रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो पीछे इनको फाइनेंस करती है भारतीय जनता पार्टी। साक्षी महाराज कई बार कह चुके हैं कि ये हम लोग की सहायता करते हैं ओवैसी साहब, और भारतीय जनता पार्टी इनकार नहीं कर सकती, उनके तमाम सांसदों ने यह बातें कही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और जान रही है। जो अभी उनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाएगी क्या समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने 30 विधायक बनाए हैं, आप बना पाओगे क्या? कितने विधायक हैं आपके पूरे देश के अंदर? समाजवादी पार्टी ने 6-7 जो है वो सांसद बनाए हैं, आप बना पाओगे क्या? हमने राज्यसभा सांसद बनाया है, आप बना पाओगे क्या? और हमने सबसे बड़ी चीज पावर्ड किया जब हमारी सरकारें थी। तो जो उनको हमने पावर्ड किया, जो नौकरियां दी, वो क्या ओवैसी साहब ने दिया? या कभी अल्पसंख्यकों के हित पे जब बुलडोजर चला तो कहीं ओवैसी साहब या उनकी पार्टी दिखी क्या? चलिए तो सर आपके पास फिर आऊंगी, जरा एक बार दीपक जी भी हाथ उठा रहे थे, एक बार उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं, पहला मौका उन्हें दे देते हैं। हाँ, आपके पास फिर आऊंगी सर। जो आम जनता है वो कट्टर नहीं है, आम जनता कट्टर नहीं। चलिए ठीक है दीपक जी आप हाथ उठा रहे थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे ओवैसी का दल हो। चलिए ठीक है सर, बोले दीपक जी। देखिए आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, हमेशा से हमने सुना है, आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उसी बात को कह रहे थे और हर टीवी डिबेट्स में भी यही बात निकल के आती है कि चाहे एआईएमएम हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कहती हो या बसपा को कहती हो, हमेशा से एक ही सवाल आता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अरे भैया ये समझ में ही नहीं आता, ये बात तो ये तय हो गई कि सबने ये तय कर दिया कि ये सारी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में ए टीम है, जिसको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने चुन करके ए टीम बना रखा है। और आज जिस प्रकार की बात हमारे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है, हमने भी देखा था 2012 से 17 का कार्यकाल, किस प्यार को झलकते हुए देखा था कि एक तरफ ही केवल एक ही जाति के लोगों को योजनाओं में शामिल करने का काम किया जाता था, केवल एक ही धर्मों के लोगों के मस्जिदों को बनाने का काम किया जाता था। मगर वही बात आज उत्तर प्रदेश के अंदर साबित हो रही है और आज जिस वर्ग को ये कहने का बात करते हैं वो वर्ग भी ये बात समझ गया है कि ये केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर आज उसको मूलभूत सुविधाओं से अगर किसी ने जोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जोड़ा है। वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें यह भेदभाव नहीं किया। अगर वो गरीब है, अगर उसके सर पर छत नहीं है तो उसको आवास की योजना से जोड़ने का काम किया है। अगर वो अपने स्वास्थ्य में इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसको 5 लाख रुपए के एक साल भर में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कराने का कार्य किया गया है। और सबसे ज्यादा उस वर्ग में भी उन योजनाओं का लाभ मिला है और इस प्रकार से वो बदलते हुए परिणाम सामने दिख रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ना धर्म की जाति किसी चीज पर भेद नहीं, केवल किस प्रकार से जनता के पास मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, कैसे गरीब के सर पर छत है, कैसे गरीब के घर पर चूल्हा जले, कैसे उस माता के आंसू को पहुंचा जाए, कैसे जो बीमार व्यक्ति उसको स्वस्थ किया जाए, इसकी चिंता करती है। ये समाजवादी पार्टी के चरित्र से बगार है और हमने भी 2012 से 17 का कार्यकाल देखा है। दीप्ति जी, हमारे कपिश जी भी उसको जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया और किसको बढ़ाया, अपराधियों को,
माफियाओं को, दंगइयों को, भ्रष्टाचारियों को। इसीलिए आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जिस तरीके से 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही है। ये विकास का ये जो बदलाव है, ये कोई धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, ये जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। और हमेशा से एक बात सवाल अभी हमारे आदरणीय कपिश भाई ने कहा था, भाई किस प्रकार से धर्म की पॉलिटिक्स को लगातार बढ़ाते हैं। हम हिंदू की बात कर रहे हैं, अरे लगातार उसी हिंदू को आपने, उसी सनातन परंपरा को आपने, उसी भगवान राम को हमेशा से नीचा दिखाने का काम किया है, संतों को गाली देने का काम किया है, सनातन परंपरा का अपमान करने का काम किया है। लगातार वो सामने आया है, उसको लेकर के आज देश की जनता, प्रदेश की जनता उस बात का जवाब दे रही है। कर दिया मेरे दोस्त। चलिए कपीश जी, आप जवाब दे लीजिएगा, हाथ उठा रहे थे, लेकिन जरा यहाँ पर यह भी बताऊंगी कि सिर्फ 5 सीटों से एआईएमआईएम को आका नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार में लगभग 1 दर्जन ऐसी भी सीटें थी जहां पर एआईएमआईएम जो है वो दूसरे नंबर पर आया है। उसको भी ध्यान में रखना होगा, उस पर भी नजर डालनी होगी। देखिए दीप्ति जी, समाजवादी पार्टी का विजन एकदम क्लियर है। हम अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, हम अपने बनाए हुए परिपथ पर चलेंगे, हम पूरी गुलदस्ते में हर तरह का फूल ले करके चलेंगे और सबको एक नजर से देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अक़लियत के लोग भी यही चाहते हैं। वो ओवैसी साहब को खूब अच्छे से जानते हैं। जब बाबा का बुलडोजर उनका रुख अख्तियार करता है तो ओवैसी साहब कहां छुपे रहते हैं? ये उनके प्रवक्ता साहब कहां रहते हैं? कोई कभी आंदोलन में दिखा क्या? आजम खान साहब पे इतना बड़ा तिफल गिरा दी गई है कि एक 9 बार के विधायक, 2 बार के सांसद रहे व्यक्ति पर लूट का मुकदमा, शराब के पैसे का, भैंस चोरी का, गाय चोरी का, बकरी चोरी का, फर्नीचर चोरी का, किताब चोरी का, जिसने इतना बड़ा शिक्षा का मंदिर बने। तो बात इसकी, आप सत्ता में है, आप जो चाहो आरोप लगाओ, आपकी सरकार है, आप जो चाहेंगे करेंगे। आपको एविडेंस क्रिएट करना आप कैसे करेंगे वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक दिन सच की जीत होगी। और मैं साथ ही ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने तमाम स्कीम बताई हैं। अरे भाई, आप एक बात बताइए, ये रुपया 90 रुपए से नीचे आ गया है। आप कहां तक फ्रॉड बोलोगे, कहां तक झूठ बोलोगे? आपने जितनी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का असल फायदा तो सिर्फ 2 आदमी को गया, अडानी साहब को और अंबानी साहब को। किसको किसको आप दे रहे हो? और कौन सी योजना ऐसी रही है जो किसी भी सरकारों में वो सबको नहीं मिली है? योजनाएं तो सभी को मिलती हैं, लेकिन पारदर्शिता क्या है? जिस तरीके से आप अल्पसंख्यकों को जो है वो एक आंख से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि 2 आंख कर देते हैं। जिस तरीके से आपका बुलडोजर कुछ छटे हुए स्थानों पर, कुछ जातियों पर, कुछ धर्म के लोगों पर घूमता है, इसमें कोई संशय किसी को नहीं है। जिस तरीके से आपने योजनाओं के नाम पे ठगी करने का काम किया है, वो भी ये देश जानता है। और आज बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाता है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपने जो किया, जो कहा, और उत्तर प्रदेश में अपराध नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की जो 2023 की लिस्ट है, उसके बाद आपने क्यों नहीं जारी किया? क्योंकि हकीकत यही है कि उस समय ही हम नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश आपने ला दिया था, चाहे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। कपीश जी, मुझे लगता है मुद्दों पे बने रहते हैं, मुद्दों पे बने रहते हैं हम लोग, है ना? जो मुद्दा जिस पर आज बात हो रही है उस पर ही रहते हैं कपीश जी। और अभी आपने सिद्धांतों की बात करी कपीश जी, पीडीए भी तो आपका ही सिद्धांत है। वही तो मैं कह रही हूं कि एमवाई समीकरण जो है, अरे सर बात सुन लीजिए ना, एमवाई समीकरण जो बिहार में फेल हो गया, अब पीडीए जो समीकरण यहां पर बना था यूपी में, क्या उस पर खतरा नहीं मंडरा रहा है? आप ही का सिद्धांत है। नहीं, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। और हम चुनाव में एक मॉड्यूल लेकर के जाते हैं और वो सबके लिए सबके बराबरी हिस्से को तय करता है। हम लोग, लेकिन कपीश जी, देखिए आपको रोकूंगी, बहुत देर से सोनकर जी हाथ उठा रहे, लेकिन जरा अपनी बात पूरी कर लूं। ये पीडीए और एमवाई, इन सबको तो नकार दिया है। बिहार के जो नतीजे आए हैं, जनता ने इन तमाम समीकरणों को तो नकार दिया है। जिस तरह से युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी ने मिलकर विकास पर वोट डाला है, तो अब ये तो सारे समीकरण फेल ही होने वाले हैं। चलिए, सोनकर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, सर इनका भी जवाब ले लेते हैं। एक मिनट सर जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ,
देखिए, बिहार की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से SIR किया गया, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इनको सपोर्ट किया, जिस तरीके से 10,000 रुपए की प्रत्येक महिलाओं को घूस इन्होंने, अरे सर, फिर वही बात, ये बात कितनी बार बोल चुके हैं। हाँ। नहीं, सुन तो लें, प्लीज जी सुन जी लें आप। जी सर, बात पूरी कर लें सर। मतलब होता है हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम के विरुद्ध है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है, और सही बात यही है। अरे और मैं सर, बात ये पूछ रहा हूँ, हम यहाँ SIR जो हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी पहले से सचेत हो गई है। हमने जो है PDA प्रहरी बनाए हैं, हाँ। 1,26,000 PLA दिए हैं। हम किसी का भी वोट अपने लोगों को नोट कटने नहीं देंगे, चाहे ये कितनी ठीक है। भी कोशिश कपीश कर जी, लो। कपीश जी, दूसरे प्रवक्ता को भी तो मौका दूंगी ना, काफी देर से बोल रहे हैं, उनको भी अपनी बात तो रख लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आ जाऊंगी सर। यहाँ फिर नहीं होगा सर, ऐसे ही M-Y समीकरण भी तो बना था। चलिए दीपक जी को अपनी बात रख लेने दें सर, दीपक जी को बात रख लेने दें। दीप्ति जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने PDA प्रहरी बनाए हैं SIR को लेकर के। समाजवादी पार्टी पहले ही से सजग है। इस इनके स्टेटमेंट को उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। जब 27 का परिणाम आएगा तब ये चुनाव आयोग पर और SIR पर और EVM पर और संवैधानिक संस्थाओं पर हार कर, अरे भैया सुन तो लो कपिल जी, अरे आप बड़े बड़े सीनियर आदमी, सुन तो लो, सुन लिया करो बड़े भैया। हमें मालूम है समाजवादी पार्टी जनता की आवाज नहीं सुनती है, हमें मालूम है गुंडे माफिया अपराधियों के संरक्षण में ही समाजवादी पार्टी रहती है। ये जो PDA का नारा आप देते हो, उस PDA के नारे को समाजवादी पार्टी के लोग अपने हिसाब से फुल फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। कोई प्रवक्ता किसी फुल फॉर्म को बताता है, कोई प्रवक्ता किसी फुल फॉर्म को बताता है। और मैं तो कहता हूं जिस PDA में आप D को दलित कहते हो, उस दलित को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक क्या किया मैं बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगा दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 2 दलित बेटियों के साथ नरसंहार करके बधाइयों में उनको पेड़ से लटका दिया गया। बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा गया, बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ा गया, और तो और यहाँ काशीराम जी के नाम को चेंज किया गया, बाबा साहब जी के नाम को चेंज किया, बाबा साहब की पत्नी रामाबाई के नाम को, उनके जिले के नाम को चेंज किया गया। ये सारी चीजें लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखिए, और ये जुमलेबाजी, ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है, ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता है, सजग है। ये जिस प्रकार से गुमराह करेंगे वो गुमराहट नहीं चलने वाली। आप कहते हैं कि हमने ये 2024 में आपको सबक मिला, लेकिन आपने सीखने, अरे भाई काट की हांडी कई बार चढ़ेगी। 24 के बाद कई परिणाम आ गए। बिहार का परिणाम आपने देख ही लिया, दिल्ली का परिणाम आपने देख ही लिया, अन्य राज्यों का परिणाम आपने देख ही लिया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। उन लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। वो लोग, हम लोग, वो केवल जो मूलभूत सुविधाओं के आधार पर निर्णय करते हैं, जो मूलभूत आधार सिद्धांतों बात पूरी हो जाने दीजिए सर, अपने सर बात पूरी हो जाने विकास की दीजिए। योजना कैसे उनका कपीश जी, उसकी जब चिंता आप बोल करते रहे हैं। थे, सोनकर जी एक मिनट, कपीश जी जब आप बोल रहे थे तो सोनकर जी आपकी बातें सुन रहे थे ना, आप बात सुन लें, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी सर। ऐसे आप दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। बोले आप दीपक जी, बात पूरी कर लें अपनी। मैं वही कह रहा हूं कि ये जिस बात की बात कह रहे हैं कि दलित PDA की बात करते, PDA है क्या इनका? PDA तो पर्यावरण डेवलपमेंट अथॉरिटी है, केवल परिवार को डेवलपमेंट करने में लगे रहे। आज जिस दलित की बात करते हैं, कितने दलितों को नेतृत्व दे दिया था 2012 से 17 की सरकार में? क्यों दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया? क्यों बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया? और ये जिस NCR की डाटे की बात कर रहे हैं, जब कभी हमने देखा था 12 के 17 के कार्यकाल में कि कहीं किसी प्रकार की कोई FIR मुकदमा दर्ज ही नहीं होता था। घटनाएं याद है, शाहजहांपुर के अंदर एक पत्रकार को थाने के अंदर जला करके मार दिया जाता है, कोई FIR नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया जाता है 2015 में, कोई FIR नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आप थोड़ा आराम से बोले, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उनके पास। दूसरी बात, ये जिस प्रकार के दंगइयों वाली पार्टी हो, अपराधियों वाली पार्टी हो, माफियाओं वाली पार्टी हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ना धर्म को ना जाति को देख करके निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम किया है। और मैं वही बात कह रहा हूं कि जनता को सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी मूलभूत सुविधाएं, और उस मूलभूत सुविधा से अगर किसी ने जोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है।
बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, हमेशा से केवल उन मूलभूत सुविधाओं से जनता को दूर रखा गया, उनको वंचित रखा गया। आज उसी योजनाओं को अगर किसी ने दिया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। चलिए कपीश जी आप बोल लें, भाई कपीश जी बोल लें आप। दीपक भाई थोड़ा धीमे बोलेंगे तो आवाज फटेगी नहीं आपकी, इसलिए आवाज आपकी नहीं आ रही, धीरे बोलिए। मैं एक चीज सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बिहार के चुनाव को ही आपने मद्देनजर रखा है तो देखिए ना आज क्या हो रहा है। जिन लोगों की वजह से वहां सरकार बनी, जो 10,000 रुपए दे करके गरीब जनता ने वहां बनवाया, उसी गरीब जनता का अब जो है उजाला जा रहा है, घर द्वार सब तोड़ा जा रहा है। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि इनका चरित्र क्या है, इनका चाल क्या है, इनका चेहरा क्या है। आपके कह देने से थोड़ी, आपके तो जो नेता हैं वो पेशाब का इंजेक्शन बाराबंकी में लगा रहे हैं दलित समाज को। शुक्ला जी जो आपके नेता मध्य प्रदेश में, वो सब पर पेशाब कर रहे हैं। और श्री चौहान साहब मुख्यमंत्री उस समय के, वो पैर इसीलिए कपिल जी, इसीलिए सारी चीजें सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानववादी चुनाव के अंदर वो दलित बेटी की इसलिए हत्या कर दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रही थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसकी इसलिए हत्या कर दी गई। अयोध्या के अंदर वो पिछड़े वर्ग की बेटी जिसके दर्द को समाजवादी पार्टी देख ना सकी और लगातार अपने लोगों को बचाने का काम करती रही, ये चरित्र दिखाने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। इसलिए मात्र 30 सीट पर सिमट गए, इस बात को स्वीकार कीजिए। 2024 अभी ज्यादा दूर नहीं गुजरा है। अरे सर उसके बाद उपचुनाव भी तो हुए थे, सर उसके बाद उपचुनाव भी तो हुए थे यूपी में, उसको क्यों भूल रहे हैं? उपचुनाव को क्यों भूल रहे हैं सर? 24 का कहना रहता है, ये उपचुनाव को भूल जाते हैं, ये दिल्ली के परिणाम को भूल जाते हैं, ये अन्य राज्यों के जीत के परिणाम को भूल जाते हैं। और ये तो तय हो गया, जब ये जहां हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, वहां SIR पर सवाल खड़ा करते हैं, वहां EVM पर सवाल खड़ा करते हैं। दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कपीश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, ये सरकार के चुनाव होते हैं, सरकार ही जीतती रही है। उसका कारण है 2, 4, 6 सीटों से जीत लेने के बाद भी जनता को मालूम है कि सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि विपक्ष का अगर कोई नेता आएगा तो हम क्या करेंगे। बावजूद उसके विपक्ष की जो जनता थी वो विपक्ष को ही वहां पर सीट देना चाहती, लेकिन इनका पुलिस प्रशासन लाठी मार मार के भगाया। अरे चलिए कपीश जी चलिए ठीक है, 22-24 पर नहीं जाते हैं, यहाँ पे बात 27 की हो रही है। सर ये तो मानेंगे ना कि अब जो जनता है जागरूक हो चुकी है, जातिवाद पे तो वोट नहीं पड़ने वाले हैं, किसी एक फॉर्मूले पर वोट नहीं पड़ने वाले हैं, विकास पर बात होगी, महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर वोट करेंगी, युवा अपनी नौकरियों को लेकर, तमाम ये बातें तो मानते हैं ना कि अब लड़ाई जो है मुश्किल होने वाली है। दीप्ति जी कोई लड़ाई मुश्किल नहीं है, इस सरकार ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। मैं आपसे पूछ लूं, आप लखनऊ में अगर बैठी हैं तो मुझे बता दीजिए कि लखनऊ में कौन सी ऐसी चीज इन्होंने बना करके दे दी है जिससे हम मान लें कि उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण हुआ। एक दो नाम कुछ ले लीजिए। भाई कैंसर हॉस्पिटल इन्होंने बनाया नहीं, जेपनिक इन्होंने बनाया नहीं, इकोना स्टेडियम इन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने जो 4 लेन्स थी, जो 6 लेन्स थी उन्होंने बनाया नहीं। जाओगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से ही जाता है कपिल जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से ही जाता है, जिससे आप आनंदमय तरीके से गोरखपुर पहुंच जाते हो, ये लखनऊ से ही जाता है। और आप जिस प्रकार की बात कर रहे हो, आज देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ गई है कि सबसे पहले वोट जो है वो विकास बात पे है, वो राष्ट्रवाद पे है, वो जातिवाद पे नहीं है, वो धर्मवाद पे नहीं है। जो केवल धर्म की राजनीति करते हो, जाति की राजनीति करते हो, वो प्रदेश की जनता उस बात को समझ गई। अब इनको कहिए जरा गिनती जो हमारे काम है, गिनाता हूं ना, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला आपका दिया हुआ है, मेट्रो का घोटाला आपका दिया हुआ है, चलिए समय गिनाता हूं ना। सर समय समाप्त हो गया। सर कपीश जी, दीपक जी समय समाप्त हो गया है। अपराधी आपके दिए चलिए हुए मुझे हैं, लगता है मुद्दों से समझ गए, मुद्दों से समझ गए। कपीश जी, दीपक जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया है।
तो यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन इस बीच एआईएमआईएम ने उसकी ओर से एक बड़ा बयान आया है। अब ये देखना होगा कि ये जो बयान आया है ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही कितना बड़ा साबित होता है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।